हे हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या कक्ष। मैं हूं तुषार। आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की बुक फर्स्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे। न्यू सेंटर जो मतलब अब जो 21st सेंचुरी में जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर उनके बारे में बात करेंगे, जैसे ब्रिक्स, रशिया, इंडिया और इसराइल और जापान। ठीक है, पहले हम ब्रिक्स से स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, The term BRICS refer to Brazil, Russia, India, China and South Africa। मतलब जो टर्म है ना ब्रिक्स, वो उसका मतलब है बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स रिस्पेक्टिवली। जो ब्रिक है ना वो फाउंड किया गया था 2006 में रशिया में। ठीक है, ब्रिक को 2006 में रशिया के अंदर फाउंड किया गया था। ठीक है, 2006 में रशिया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिक्स कहाँ फाउंड किया गया था? 2006। ठीक है, रशिया। ब्रिक्स टर्न इनटू ब्रिक्स आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, जो BRIC ब्रिक था वो ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया था जब उसके अंदर साउथ अफ्रीका जुड़ गया था। ठीक है, जो ब्रिक की फर्स्ट मीटिंग थी ना वो 2009 में हुई थी। जैसे नाटो की मीटिंग होती थी ना, वैसे ब्रिक की भी मीटिंग होती थी। तो इस ब्रिक की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 2009 में हुई थी। ठीक है, तो अब हम इसके ब्रिक है उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिक का पहला ऑब्जेक्टिव था ना, टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब कोऑपरेट करना था और डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे ना, जो आर्थिक बेनिफिट्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ठीक है, कोऑपरेट भी करेंगे इकोनॉमिकली और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे दूसरे को। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन एंड म्यूचुअल इक्वलिटी। ठीक है, मतलब जो कोई भी इनका जो नेशंस होगा ना ब्रिक के अंदर, एक दूसरे की जो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे एक दूसरे की पॉलिसीज पे। ठीक है, इंटरनल जो पॉलिसीज है और म्यूचुअल इक्वलिटी बना के रखेंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ इक्वल संबंध बना के रखेंगे, म्यूचुअल इक्वलिटी। 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ द ब्रिक्स कंक्लूडेड इन ब्राजील इन 2019। मतलब जो 11th समिट थी ना, मतलब 11th समिट या जो 11th मीटिंग थी ब्रिक्स की, वो ब्राजील में हुई थी। ठीक है, 2019 में ब्राजील के अंदर 2019 में ब्रिक की 11वीं मीटिंग हुई थी। ठीक है, चेयर्ड बाय ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, और जो ये मीटिंग थी ना, इसके जो चेयरमैन थे वे थे जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम है जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, जेयर बोल्सोनारो इसके प्रेसिडेंट थे। ब्राजील प्रेसिडेंट थे इसके चेयर। ठीक है, जेयर बोल्सोनारो। रशिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नई सेंटर है, जो न्यू सेंटर ऑफ पावर है एक और हमारा रशिया। ठीक है, रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन इवन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन। मतलब जो रशिया है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट था सोवियत यूनियन का। जब तक सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन होने से पहले रशिया सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा पार्ट था। ठीक है, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन लेट 1980s एंड अर्ली 90s, रशिया emerged as the strong successor of the USSR। मतलब सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद 1980 से और 80s के बाद और 1990s से पहले जो रशिया है वो सोवियत यूनियन का सक्सेसर बन के उभर गया था। ठीक है, उभरा था, स्ट्रॉन्ग सक्सेसर था ये USSR का। रशिया GDP इज करंटली 11th इन दी वर्ल्ड। ठीक है, और जो रशिया का GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो रशिया की GDP है वो 11th नंबर पर आती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, Russia has reserves of minerals, natural resources and gas that make it a powerful country in the global world। मतलब जो रशिया है ना उसके पास रिजर्व्स है नेचुरल रिसोर्सेज के, गैस के, मिनरल्स के। ठीक है, और मिनरल्स के जिसको जो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है ना, यही रशिया को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, इसको पावरफुल कंट्री बनाते हैं ग्लोबल वर्ल्ड पर। ठीक है, इन दी ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमी बनाते हैं इसको। ठीक है, और पावरफुल कंट्री बनाते हैं। रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट विद अ हग स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। मतलब जो रशिया है ना वो एक न्यूक्लियर स्टेट है जिसके पास बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है,
रशिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, ठीक है, कोल्ड P5। मतलब जो रशिया है ना वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, जिसको P5 कहा जाता है, ठीक है। अब हम जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में इंडिया गया था, हम इंडिया के बारे में बात करें। जो न्यू सेंटर ऑफ पावर है इंडिया, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। दी 21st century India is being seen as a important emerging global power, ठीक है। 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में जो इंडिया है वो एक इम्पोर्टेंट एमर्जिंग पावर की उसे दिखाई देता है, वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। The world is experiencing the power and rise of India in a multi-dimensional way, ठीक है। जो मतलब जो वर्ल्ड है ना, जो वर्ल्ड है वो एक्सपीरियंस करता है जो पावर है और जो राइज है इंडिया का इन अ मल्टी डायमेंशनल वे, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल वे पे मतलब जो इंडिया है वो बढ़ता हुआ दिखता है पूरे वर्ल्ड को मल्टी डायमेंशनल बहुत सारे तरीकों से, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक तरीके से, कल्चरल स्ट्रेटेजिक पोजीशन के उससे भी उसकी कंट्री विद द पॉपुलेशन ऑफ, और जो उसकी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है उसको, ठीक है। इकोनॉमिक अब हम इसके जो इंडिया है, इंडिया के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव टारगेटिंग द गोल ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। अगर हमारे क्वेश्चन है ना एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स में कि इंडिया का क्या टारगेट है, ठीक है, कितनी डॉलर इकोनॉमी का टारगेट है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है, ठीक है। इंडिया का कितना है, कहाँ है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप कॉम्पिटिटिव हब मार्केट, और एक बहुत ज़्यादा इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हब मार्केट भी है, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। एंड एशियन इंक्लूसिव कल्चर विद 200 मिलियन पीपल्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। मतलब जो इंडिया के अंदर है ना वो इंडिया के जो पीपल्स का लोग हैं वो पूरे वर्ल्ड में 200 मिलियन जो लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं फैले हुए हैं, और इंडिया सबसे ज़्यादा लोग इंडिया के ही, दूसरे देशों में इंडिया के ही लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और इसलिए वो अपने कल्चर को भी स्प्रेड करते हैं, और इंडिया का कल्चर बहुत तेज़ी से फैल रहा है लोग दूसरे देशों में, कंट्रीज में। सबसे ज़्यादा रशियंस हैं वो इंडिया कल्चर को अडोप्ट कर रहे हैं। For a strategic perspective, the military of India is self-sufficient with indigenous, ठीक है। मतलब स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिव, जैसे मिलिट्रिकली जो इंडिया है ना, मिलिट्री से जो इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट है। जो इंडिया है एक न्यूक्लियर कंट्री है, न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेकिंग इज अनदर न्यूक्लियर पावर, ठीक है। जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना वो इंडिया को एक अलग न्यूक्लियर पावर बनाती है, ठीक है। मेक इन इंडिया स्कीम इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज अनदर माइलस्टोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब जो इंडिया ने एक स्कीम चलाई थी मेक इन इंडिया, मतलब इंडिया का बनाया हुआ सामान यूज करो, इंडिया के अंदर सब, ठीक है। इस स्कीम से ना इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और जो इंडिया का टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो भी उसका पूरा हो जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी, अनदर पावर मेक इन इंडिया स्कीम टेक्नोलॉजी, जो और मेक इन इंडिया जो स्कीम है वो टेक्नोलॉजी और जो साइंस है ना, टेक्नोलॉजी और साइंस में एक अनदर माइलस्टोन था, ठीक है, इंडिया के लिए। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। मेक इन इंडिया के उससे खुद की हर चीज़ खुद का बना के बाहर से एक्सपोर्ट ना करे, इंडिया अपने कंट्रीज में ही खुद बनाए। तो these changes are making India an important center of power in the present world। जो कुछ ये बदलाव है ना, जो जैसे मेक इन इंडिया जैसे जो बदलाव है वो इंडिया को एक इम्पोर्टेंट सेंटर बनाते हैं पावर का इन दी प्रेजेंट वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट सेंटर बनाते हैं पावर का इंडिया को, ठीक है। अब हमारा जो न्यू सेंटर ऑफ पावर इजराइल स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इजराइल के बारे में बात करते हैं। इजराइल हैज emerged as one of the most powerful nation in the 21st century,
ठीक है, वर्ल्ड 21st सेंचुरी वर्ल्ड, जो मतलब जो इजराइल है ना, इजराइल है वो एमर्ज एक सबसे एक सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल जो नेशन के उससे उभरा था 21st सेंचुरी में, ठीक है, वर्ल्ड में। और इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इंटेलिजेंस में, ठीक है, तो जो इसराइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है तो है ही, पर इकोनॉमी में भी इसराइल है वो बहुत ज़्यादा, इकोनॉमी में तो स्ट्रोंग वो पहले से ही है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रोंग है, तो इकोनॉमी तो बात कर ही सकते हैं क्योंकि इसराइल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है। अब सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ द वेस्ट एशियन कंट्रीज, और जो इसकी जो बर्निंग पॉलिटिक्स है उसके मिडिल में स्थित है एशिया, वो इसराइल, ठीक है, एशिया में। ज्यूस जियोनिस्ट नेशन, ठीक है, ज्यूस जियोनिस्ट नेशन इसराइल सस्टेनिंग और डेवलपिंग, ठीक है, जो ज्यूस जियोनिस्ट नेशन है इसराइल वो सस्टेनिंग और डेवलपिंग है, ठीक है। अब हम इसके इसराइल है ना उसके कुछ कैसे स्ट्रोंग है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसराइल साइंस और टेक्नोलॉजी में कैसे स्ट्रोंग है पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, रैंक नंबर 1 इन एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब जो इसराइल है ना, जो इसराइल है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में के खर्चे में नंबर 1 पर आता है, ठीक है, नंबर 1 रैंक पर आता है, क्योंकि जो इसराइल है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा खर्च करता है और देशों के मुकाबले, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, ठीक है। वर्ल्ड 5th मोस्ट इनोवेटिव कंट्री, ठीक है, और जो इसराइल है वो वर्ल्ड की 5th मोस्ट इनोवेटिव कंट्री है, ठीक है। हाई पावर इन साइबर सिक्योरिटी, वाटर रिसाइकल टेक्निक, ठीक है। और जो इसराइल की है ना वो इसराइल की जो हाई पावर साइबर सिक्योरिटी है, मतलब हाई पावर इन साइबर सिक्योरिटी, इसराइल के पास इतनी क्षमता है कि उसकी जो साइबर सिक्योरिटी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको कोई हैक भी नहीं कर सकता, ठीक, इसराइल की। और वाटर रिसाइकल टेक्निक, और जो वाटर रिसाइकल टेक्निक है ना वो इसका इतना अच्छा है कि वो पानी भी बहुत इस तरह के से यूज़ करते हैं उसको कि रिसाइकल भी किया जा सके, ठीक है, बहुत अच्छी है उनकी वाटर रिसाइकल टेक्निक भी। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि वो डिफेंस और मिलिट्री के बेस पर कैसा है इसराइल, ठीक है। रैंक्ड अमंगेस्ट 10 मोस्ट बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी 2020, ठीक है। जो इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, जैसे इंडिया की रो है, ठीक है, वैसे ही इसराइल 10th मोस्ट बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी में आता है 2020 की, ठीक है, 2020 की इसराइल। और इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना उसका नाम है मोसाद इंटेलिजेंस इंडस्ट्री, ठीक है। आप ये ध्यान रख रहे हैं, क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या नाम है, मोसाद इंटेलिजेंस इंडस्ट्री, ठीक है। इट रैंक्ड 5th ग्लोबली फॉर आर्म एक्सपोर्ट, और जो इसराइल है ना वो 5th नंबर पर आता है ग्लोबली आर्म्स एक्सपोर्ट में, हथियारों को एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। और रशिया भी हथियारों को एक्सपोर्ट करता है वैसे। कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है। और इसराइल के अंदर है ना आप मानोगे नहीं कि इसराइल के अंदर है ना जो बच्चे होते हैं तो सभी लोग, मतलब इसराइल के अंदर सभी लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी होती है, वो चाहे बच्चा पढ़ता हो कुछ करता हो पर उसको मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी होती है लेनी। उनको बंदूक से लेकर टैंक चलाना सब सिखाया जाता है कि अगर कभी भी लड़ाई हो जाए तो वो अपने कंट्री की का डिफेंस कर सके, अपनी कंट्री को सिक्योर कर सके। और आप मानेंगे नहीं, इसराइल में ना लोग वेपन्स को है ना अपने कंधे पे टांग के ऐसे ही घूमते हैं, वहाँ पे कोई पाबंदी है नहीं, ठीक है, सब घूमते हैं वहाँ पे वेपन्स लेके। अब ठीक है, आप कंपल्सरी है मिलिट्री ट्रेनिंग वहाँ पर। और जो इकोनॉमी है इसराइल की, मतलब जो इकोनॉमी है इसराइल की हाईली एडवांस है, ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है। जो अब हम इकोनॉमी के से बात करते हैं तो हाईली एडवांस है और फ्री मार्केट इकोनॉमी है
इसराइल की मेजर रिसर्च सेंटर, मतलब मेजर रिसर्च सेंटर है, मतलब बहुत बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर है वो इसराइल के अंदर बहुत बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं। एग्रीकल्चर टेक्निक आर हाईली एडवांस टू, और जो इसराइल की एग्रीकल्चर टेक्निक है ना वो बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस है। आप मैंने कहीं पढ़ा था कि इसराइल ने है ना एक ऐसी टेक्निक भी निकाली है कि वो है ना सोइल के उससे प्लांट के रिसर्च करके वे ये पता लगा सकते हैं कि किस प्लांट को कितना क्वांटिटी में पानी चाहिए, और ठीक है और वे इससे पानी को बचा भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, और जो प्लांट है वो डबल है ना ग्रोथ करेगा, ठीक है, उससे 2 गुना ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अब हमारे ये जो इजराइल वाला है ये भी खत्म होता है, हमारा जापान स्टार्ट होता है। ये जापान है ना वो चैप्टर के लास्ट में एक बॉक्स में दिखा होगा, ये हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। जापान नो नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जापान के अंदर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, G8 मेंबर, और जो जापान है ना मतलब जो जापान है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका के बाद, मतलब जापान की ही सब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका के बाद, और जो जापान है वो ग्रुप 8, ठीक है, ग्रुप 8 का मेंबर है, G8 का मेंबर है। 10th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, ठीक है, और जो जापान है वो है ना 10th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है जापान, ठीक है, 10th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है जो जापान है, वो 10th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब अफेक्टेड कंट्री, और जो जापान है ना आपको पता होगा कि अमेरिका जो जापान है न्यूक्लियर बॉम्ब अफेक्टेड कंट्री है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापानी सिटीज पर बॉम्ब गिरा दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है। तो ये बॉम्ब अफेक्टिव सिटी है, कंट्री है, ठीक है। 20% यूएन बजट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और जो जापान है वो यूएन के बजट में 20% कंट्रीब्यूशन करता है, और वो जो जापान है वो कभी भी अपना बजट कम नहीं करता, वो स्टेबल ही रखता है, वो कंट्रीब्यूट करता है, वो कभी भी अपने बजट को कम नहीं करता है, ठीक है। लार्जेस्ट आफ्टर द यूएस, और 20% यूएन बजट कंट्रीब्यूशन है, और जो सबसे ज़्यादा है जो 20% यूएन बजट का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है अमेरिका के बाद, ठीक है। 1951 यूएस सिक्योरिटी अलायंस, ठीक है, 1951 में जो जापान है वो अमेरिका की सिक्योरिटी अलायंस में शामिल हो गया था, ठीक है। और जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल उनके संविधान के आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग जो जापान है वो अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकता है, अगर कोई उस पर हमला करेगा तो अपनी पूरी मिलिट्री का इस्तेमाल करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स का भी, ठीक है। 1% ऑफ मिलिट्री जीडीपी एंड 4th लार्जेस्ट मिलिट्री इन दी वर्ल्ड, ठीक है। जो जापान है ना वो अपनी जीडीपी का 1% मिलिट्री पर लगाता है, ठीक है। देख लो जापान छोटा है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत इकोनॉमिक्स की बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी इकोनॉमी का 1% अपनी मिलिट्री पर लगाता है, ठीक है। और जो उसकी मिलिट्री है ना वो लार्जेस्ट मिलिट्री है वर्ल्ड की, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है वर्ल्ड की, जापान की जो मिलिट्री है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है, ठीक है। गाइस अगर हमारे चैप्टर अभी खत्म होता है, मैंने जो ये ब्रिक्स है, रशिया है, इंडिया है, इजराइल है और जापान है, इनके ना नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइस हमारे चैनल पर आने के लिए, धन्यवाद।